की हालत बहुत ख़राब है। हम लोग की जो हम लोग जिस AQI में जी रहे हैं वो 250-200 आम तौर पे रहता है। तो अगर आप शहर से विधायक बनते हैं, तो आपके हिसाब से कौन-सी ऐसे मुद्दे हैं शहर विधानसभा में जिनको आप प्राथमिकता दें? क्योंकि मूल भाव राजनीति का ये है कि हम जनता के काम आ पाएँ। बरेली में लाल बत्तियाँ लगी, आधी जल रही हैं, आधी बंद है, जाम बढ़ता जा रहा है। तो मैं बरेली को इंडिया का सबसे ग्रीन, सबसे हरा-भरा क्षेत्र बनाने का काम करूँगा। अच्छा, वो मन लगा के हिंदू मुस्लिम के राजनीति करते हैं, तो मन लगा के उसी पे काम करते हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को पहले अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए महिला सशक्तिकरण का। तो जाम खत्म करना है, जाम शिफ्ट करना प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। जितनी जहर, द्वेष, नफरत बढ़ेगा, उतना उनका कीचड़ बढ़ेगा, और जितना कीचड़ हो उतना कमल खिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूँ आपके साथ। और आज हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद है मयंक शुक्ला और मोंटी भैया जी, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता है और वर्तमान में बरेली की शहर विधानसभा सीट से उम्मीदवार है, प्रत्याशी है, हम कहें संभावित प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं। और वर्तमान समय में आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन के भी उभरे हैं सर। मुझे लगता है कि अगर जनता के हितों की बात किसी भी माध्यम से की जा सकती हो, अगर जनता के दुख दर्द को जानने के लिए कोई भी काम करना पड़े, उनकी बातों को सही माध्यम तक पहुंचाने के लिए, अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए, शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए, जो भी माध्यमों से हम लोग को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि मूल भाव राजनीति का ये है कि हम जनता के काम आ पाएँ, जनता के सुख दुख में शामिल हो पाएँ, उनके दर्द को जान पाएँ। तो उसके लिए चाहे इन्फ्लुएंसर बनना पड़े, चाहे पत्रकार बनना पड़े, नेता तो हम हैं ही। पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार सोशल मीडिया पे आपको देख रहा हूँ कि आप बहुत एक्टिव हैं और पूरे शहर में जा के आप जो है लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और उनकी समस्याएं उन्हीं को बता रहे हैं कि आपकी ये समस्या है और इस समस्या पे सवाल उठना चाहिए। असल में एक लंबे समय से राजनीति का एक पैटर्न बन गया था कि लोग राजनीति को एक खाके की तरह देख रहे थे कि आइए चुनाव लड़िए, जातिगत राजनीति, धार्मिक राजनीति की बात होती थी और चुनाव में लोग जाते थे, उसी से निर्णय आ जाता था। मगर हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, और उन्होंने हमेशा ये चाहा कि जनता को अच्छी सुख सुविधाएं मिल पाएँ। तो मुझे लगा बरेली में जब हम लोग गुजरते हैं, क्योंकि हम लोग बरेली के ही हैं, बरेली को ही समझते हैं, बरेली की एक गली को हम लोग जानते हैं, तो मुसीबतें और समस्याएं सब तरफ थी। मैं बहुत विचार करता था कैसे करूं इसको, कैसे जनता तक पहुंचाऊं, जैसे जागरूकता लाऊं। जानते सब है मुसीबत। जैसे हम लोग जब सत्संग सुनने जाते हैं तो जो भी आचार्य जी या जो हमारे साधु संत होते हैं, जो बातें वो बता रहे होते हैं मानवता की, अच्छाई की, वो ज़्यादातर बातें हमें पता होती हैं, मगर सत्संग में हम उसे सुन के उसे दोबारा अपने अंदर अनुग्रहित कर पाते हैं। ऐसे ही मुसीबतें, दिक्कतें, परेशानियां सबको पता है, मगर जब हम उन्हें दोबारा बार बार रिमाइंड कराते हैं तो उससे जनता में जागरूकता आती है। उनका जागरूकता आक्रोश में बदले और वो आक्रोश वोट में बदले और परिवर्तन आए, उत्तर प्रदेश की सरकार बदले, उत्तर प्रदेश में बरेली शहर में विधायक बदले, उसके माध्यम से हम लोग बेहतर काम कर पाए, ये महत्वपूर्ण है। चलिए, मैं वैसे तो इस इंटरव्यू को औपचारिक तौर पे आपकी राजनीतिक सफर की शुरुआत से शुरू करने वाला था, लेकिन जब बात जनता के मुद्दों की हो रही है और आप बरेली शहर की विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं, शहर विधानसभा सीट से, जी। तो अगर आप शहर से विधायक बनते हैं, तो आपके हिसाब से कौन सी ऐसे मुद्दे हैं शहर विधानसभा में जिनको आप प्राथमिकता देंगे? देखिए, अभी मैं प्रत्याशी हुआ नहीं हूँ। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे तो चुनाव लड़ा जाएगा, नहीं तो जिसे वो कहेंगे उसे और ज़्यादा बेहतर तरीके से, ताकत से चुनाव जिता के भेजेंगे। ये हम लोगों का वचन है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, श्री अखिलेश यादव जी को। जिसको चुनाव लड़ा देंगे उसे जिता के भेजेंगे, मुझे लड़ाएंगे तो मैं भी जीत के आऊँगा। 50 साल से भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक है, पहले जनसंघ के विधायक रहे, 50 साल से करीब भाजपा के विधायक हैं। इस जो परंपरा को तोड़ने का काम हम लोग इस बार करने जा रहे हैं। और रही बात बरेली की, जब आप शहर विधानसभा क्षेत्र को देखते हैं तो आप ये देखते हैं यहाँ पे कोई भी सरकारी बड़ा कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है। इस पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य को लेके गरीब आदमी के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, हम आप सब मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, हमारे लिए 1000, 2000, 5000 की कीमत है। तो एक अच्छा इलाज, आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो 5-10 हज़ार, 15,000 रुपये आपके खर्च हो जाते हैं। भगवान ना करे ICU तक जाना पड़े तो 15-20 हज़ार रुपये रोज खर्च होने लगते हैं। तो इन दिक्कतों को दूर करने के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, सरकारी स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए ताकि जनता को मुफ्त में मिल पाए। बरेली विधानसभा क्षेत्र में, शहर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी हमारा बड़ा डिग्री कॉलेज नहीं है, जो है वो सब कैंट विधानसभा में है। मैं कोशिश ये करना चाहता हूँ कि यहाँ पे भविष्य में हम लोग एक
केंद्रीय विश्वविद्यालय लाने की कोशिश करें। और हमारे शहर विधानसभा से सटा हुआ एक बहुत बड़ा क्षेत्र है रबड़ फैक्ट्री का, करीब करीब विधानसभा से टच है, तो वो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो शिक्षा हो गई, चिकित्सा हो गई, रोजगार के साधन लाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम लोगों को, कई बार लोग पूछते रोजगार कैसे बढ़ाया जा सकते हैं। रोजगार इस तरीके से बढ़ाए सकते हैं कि हम लोग जो स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट कर पाएं, बैंक्स और लोन जो संस्थाएं हैं उनके बीच में एक कड़ी बन के काम कर पाएं। इसके अलावा हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएं ताकि बाहर से कंपनीज आ पाएं। तो ये सब करके शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार हो गया। इसके अलावा बरेली में जो वन क्षेत्र है वो 0.08% है, उसे हमें, इसका मतलब कतई हम लोगों की हालत बहुत खराब है। हम लोग की जो हम लोग जिस AQI में जी रहे हैं वो 250-200 आमतौर पे रहता है, इसलिए हमें उसको भी ठीक करने का काम है। तो बरेली को अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं बरेली को इंडिया का सबसे ग्रीन, सबसे हरा भरा क्षेत्र बनाने का काम करूंगा। उसके लिए मेरे पास प्लानिंग भी है। हम लोगों को एक जिम्मेदारी बांटनी पड़ेगी, हर घर को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी घरों की। हम लोग कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे हम लोग बेलों पे काम कर सकते हैं, कैसे हम नए नए पेड़ पौधों पे काम कर सकते हैं, इस पे पूरी रिसर्च करके काम होगा। तो हमारे सारे प्रमुख मुद्दे यही हैं। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का रहता है, ट्रैफिक का रहता है, जाम का रहता है। जाम की वजह अक्सर गड्ढे होते हैं और डिवाइडर होते हैं और उस पर प्रॉपर प्लानिंग ना होना, तो उसको लेके भी हम लोग काम करेंगे। बरेली में लाल बत्तियां लगी, आधी जल रही हैं, आधी बंद है, जाम बढ़ता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें मिला के एक बड़ा मामला है। और बरेली क्योंकि लखनऊ और दिल्ली का बड़ा शहर है, लखनऊ और दिल्ली के बीच में इतना इम्पोर्टेंट शहर है जिसे राजीव गांधी जी ने मैग्नेट सिटी का नाम दिया था। तो वो मैग्नेट सिटी आज तक धरातल पे क्यों नहीं आ पाई, इस पे हमें विचार करना चाहिए। इसको हम लोग अगर डेवलपमेंट हम लोग ठीक कर ले गए तो बरेली का नाम आज प्रदेश में है, कल को देश में होगा। और अगर हम इसे अच्छे से कर गए तो विश्व पटल पे भी बरेली का नाम रोशन करने का काम हम लोग को करना है। पिछले एक दशक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कई बड़े दावे किए जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के, कि हमने बरेली को, शहर को जो है चमक धमक वाला जो है बना दिया है। इस पे आपका क्या विचार है, क्या वास्तविकता इससे कहीं परे है? अगर मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता, मैं सार्वजनिक रूप से बात कहता हूं और मैं चैलेंज करता हूं, एक दूरबीन लेके आए और बरेली में विशेष रूप से शहर विधानसभा क्षेत्र में एक भी बड़ा काम इनके खाते से हुआ हो तो जो वो कहेंगे मैं मान लूंगा। मैं ये कहता हूं कि उन्होंने बरेली शहर विधानसभा क्षेत्र को, जहां 50 साल से भाजपा का विधायक बन रहा है या जनसंघ का बना, बरेली को कुछ नहीं दिया इन्होंने। ये कुछ रोडें, जैसे मान लीजिए एक बड़ा क्षेत्र है, उसकी एक प्रमुख रोड है, उसे आपने बना दिया जी। तो उससे क्या गलियां ठीक हो गई? उससे गलियों का जलभराव ठीक हो गया? उससे गलियों में क्या रोशनी पहुंच गई? वहां लाइटें जलने लगी? जब आप वहां पे मच्छर इकट्ठे हो रहे हैं, उससे डेंगू फैल रहा है। हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट है। ये प्रकृति हमें यही सिखाती है कि हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर एक भी चीज को डिस्टर्ब करेंगे तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सिर्फ एक प्रमुख रोड बना देने से पूरे बरेली का विकास नहीं हो सकता। हमें इस विकास को गली गली तक ले जाना चाहिए और हमें ये जानना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। जनता चाहती है उसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल जाए, वो बरेली में, बरेली विधानसभा क्षेत्र में एक भी कार्य नहीं हुआ। उसे अच्छी शिक्षा मिल जाए, एक भी कार्य नहीं हुआ। उसे किसी भी तरीके का नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, ऐसा हुआ नहीं है। एक 2016 में श्री अखिलेश यादव जी ने यूनानी हॉस्पिटल की नींव रखी थी, आज 9 साल होने जा रहे हैं। उसकी बिल्डिंग 2 साल पहले बनी, पहले 3 से 5 साल तो काम ही नहीं हुआ, उसके बाद 2 साल में बिल्डिंग बनी। बिल्डिंग में भी बड़ा घोटाला हुआ क्योंकि उसके नीचे जो कूड़ा था वो हटाया नहीं गया, उसकी नींव ऐसे ही भर दी गई। आज वो बिल्डिंग बन के तैयार है, मगर उसको स्टार्ट करने की, उसको शुरू करने की हिम्मत ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं कर पा रही है। ये सब क्या है? सिर्फ बातें कर देना। आप दावों की बात करते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपके सम्मानित मंच के माध्यम से, आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से, कि भाजपा का कोई भी नेता आके बता दे कि शहर विधानसभा क्षेत्र में कौन सा ऐतिहासिक काम किया है। तो ये जो होर्डिंग बैनर, अखबारों के जो बड़े बड़े पेजों पे ये जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं, चस्पा किए जाते हैं कि शहर में हमने ये काम कर, हमने ऐसा किया, तो ये सारे दावे झूठ हैं? दावे तो झूठ इतने हैं कि भाजपा कभी, सच्चाई है कि भाजपा कई मामलों में बड़ी ईमानदार है। भाजपा ईमानदार इस मामले में है कि वो कभी भी डेवलपमेंट नहीं कराती, क्योंकि उनका वोट मांगने का एजेंडा ही डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा, वो मन लगा के हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करते हैं तो मन लगा के उसी पे काम करते हैं। वो ये मैनेज करके रखते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई बढ़ती रहे, तो अपने काम के प्रति ईमानदार हैं वो लोग। और वो इस बात की कोशिश करते हैं कि समाज में जहर, द्वेष, नफरत बढ़ती रहे। जितनी जहर, द्वेष, नफरत बढ़ेगा उतना उनका कीचड़ बढ़ेगा, और जितना कीचड़ बढ़ेगा उतना कमल खिलेगा।
शहर में हम देखते हैं कि रोजगार को लेकर के कोई विजन अभी तक साफ तौर पे देखने को नहीं मिला है। क्या समाजवादी पार्टी इस तरफ कुछ काम करने वाली है? देखिए, विजन तो भारतीय जनता पार्टी का है ही नहीं। हम्म। उनके पास विजन के नाम पे सिर्फ टेलीविजन है, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। जो पहले शटर वाला आता था वो है उनके पास। आप देखिए कि बरेली का कोई रोड मैप नहीं है। पहले डिवाइडर बनते हैं, टूटते हैं, फिर इतने ऊंचे डिवाइडर बनते हैं कि आदमी रोड पार ना कर पाए, उस पर चढ़ के जाता है, उस पर उसकी हड्डी टूटती है, लोग परेशान होते हैं। मैं फिर कहता हूं कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हो पिछले 10-12 साल 15 साल में, तो कोई बताए। अखिलेश जी की सरकार में जो पुल बने वही बने। अखिलेश जी की सरकार में नैनीताल रोड 4 लेन हुआ, बदायूं रोड 4 लेन हुआ, तमाम यहाँ पे कुदेशिया पुल और कितने सारे पुल, 100 फीटा रोड, मिनी बाईपास रोड, मैं कितना गिनाऊं आपको, ये सब काम हुआ। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बच्चों का जो एक वार्ड बना है, अगर आप देखेंगे तो बरेली के किसी भी प्राइवेट वार्ड से बेहतर वार्ड अखिलेश जी ने जिला अस्पताल में बनाया था। ऐसे ही 300 बेड हॉस्पिटल बना के तैयार कर दिया। जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, वहाँ 4 डॉक्टर बैठ रहे हैं, जहाँ पे 50 डॉक्टरों की टीम बैठ सकती थी, वहाँ पे सिर्फ रेबीज के इंजेक्शन लगाने का काम हो रहा है, बल्कि वहाँ पे बड़े बड़े ऑपरेशन और लीवर, किडनी और हार्ट के डॉक्टर्स बैठ सकते थे। मगर जनता को कुछ सुविधा ना मिल जाए, जनता सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स में उलझी रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपना काम बहुत ईमानदारी से करती है, सिर्फ नफरत पे काम करती है, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे काम नहीं करती। छोटा सा और सवाल मेरे मन में आ रहा है, जब आपने चिकित्सा सुविधा की बात की, क्या ऐसे भी दावे किए जाते रहे हैं कि बरेली के जो निजी अस्पताल हैं वो इन सुविधाओं को वरीयता नहीं देने देते? असल में है क्या, एक सिंडिकेट है ये, एक बड़ा मामला है, इस पे बड़ा विचार करना चाहिए बरेली की जनता को। बरेली में सरकारी सुविधाएं ना बढ़ पाएं, इसके लिए कुछ लोग तो जिम्मेदार हैं। वो कुछ लोग कौन हैं? मुझे लगता है वो लोग हैं जिनके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, जिनके वहाँ रोज का बिल 50,000 1 लाख रुपए बनता है, तो उनका व्यापार है। वो समाज की सेवा के लिए नहीं आए इस काम में, वो आए हैं व्यापार के लिए, और व्यापार में उनका मोटिव सिर्फ इतना है कि वो पैसे कमा पाए। तो वो क्यों चाहेंगे? जैसे बरेली में एक क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल आया था 2022-2023 में, जी। आप समझिए 7 साल तक उसे प्रशासन जमीन नहीं दे पाया, वो शिफ्ट होके लखनऊ, वहां पे डेंगू के, मलेरिया के और जो भी क्रिटिकल बीमारियां होती है उसका फ्री इलाज होता लोगों का। तो किसका नुकसान होता? उन्हीं लोगों का नुकसान होता जो नहीं चाहते बरेली में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा पाए। तो वो कौन लोग हैं सब जानते हैं, कहिए तो मैं नाम कोड कर दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर सच्चाई ये है कि जब तक शक्तियां उनकी हावी रहेंगी। आप देखिए तमाम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के 4-4 5-5 विधायक हैं जो डॉक्टर हैं। जी। हो सकता है वो अच्छे लोग भी हों, मैं उनकी इस बात में बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो विकास बेचारे नहीं करा पा रहे हैं। हो सकता है अरुण कुमार जी अच्छे व्यक्ति हैं, भले व्यक्ति हैं, मगर क्या करें, मजबूर है वो ऐसी पार्टी में जहाँ पे कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकते, वो सिर्फ नफरती कामों को ही प्रमोट कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स जब राजनीति में इतने हावी हैं, उनका पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, तो कैसे वो सरकारी सुविधा आने देंगे? जब सरकारी सुविधा आएगी तो उनका रोजगार कम हो जाए, रोजगार कैसे कम होने देंगे अपना? बिल्कुल, इस बात में अगर सच्चाई है तो इस पे और आगे चर्चा करेंगे हम। फिलहाल एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, मैं लिख के लाया था आज, कि इस समय शहर में कई सारी आपराधिक घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं। आप देखें कि अभी हाल ही में एक दोस्त का बर्थडे पार्टी के नाम पे बुला करके मर्डर कर दिया गया, एक लड़के को जहर दे के मार दिया गया। तो ये जो आपराधिक घटनाएं जो शहर में देखने को मिल रही हैं, क्या इससे कहीं ना कहीं प्रशासन की कोई छवि खराब हो रही? देखिए, 2 बातें हैं। अपराध कैसे बढ़ता है? अपराध बढ़ता है, अपराध की प्रमुख वजह होती है या तो लालच होती है या उसके पीछे नशा होता है। जी। आप देखिए पिछले कुछ समय से नशाखोरी बढ़ी है, युवाओं में नशे की लत बढ़ी है, और इसके पीछे भी सरकार जिम्मेदार है। जी। उसके पीछे हो सकता है परिवार जिम्मेदार हो जहाँ जिनके बच्चे हैं, मगर सरकार भी जिम्मेदार है। आप जाइए, मैं तमाम स्कूल हैं, तमाम ऐसी जगह हैं, सब हम जानते हैं तो पुलिस भी जानती है कहाँ पे नशा बिक रहा है, कहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं और स्कूल के और कॉलेज के बच्चों को नशा देते हैं। उस पर रोक लगनी चाहिए, नहीं लग रही है रोक। क्यों? क्योंकि ये प्रायोरिटी नहीं है सरकार की। सरकार, पुलिस फोर्स है, वो काम करती है सरकार की आइडियोलॉजी के हिसाब से, सरकार के विचारों के अनुसार। जब सरकार की नीयत और नीति इन सब चीजों को ठीक करने की नहीं है तो कैसे कर लेंगे वो लोग काम? इसलिए एक तो अपराध की वजह ये है। दूसरा, मुझे पढ़ने में आया था कि 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी, उसके बाद इन्होंने कहा था बरेली को 10,000 कैमरे सीसीटीवी देंगे। मुझे आज तक नहीं मिले वो कैमरे। हाँ, 10-20-50 कैमरे लगे हैं, वो भी ज्यादातर खराब रहते हैं। तो इसकी वजह क्या है? अगर कैमरे होंगे तो कहीं ना कहीं चीजें रिकॉर्ड होंगी, अपराध कम होगा। मगर फिर वही बात, जब आपकी प्राथमिकता ही शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी चीजें नहीं है,
तो फिर आपकी प्राथमिकता नफरत फैलाना है तो आप नफरत पे काम करेंगे, आप कभी अच्छी चीज़ पे काम नहीं कर सकते। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत की बात करती है, नफरत पे काम करती है। सीसीटीवी कैमरे तो दूर की बात है, मैंने देखा है कि कई खंभों पे स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं, या तो वो उखड़ गई हैं या खराब हो गई हैं, और कुछ खंभे तो ऐसे हैं शायद जिन पे कभी स्ट्रीट लाइट लगी ही नहीं। हाँ नहीं, वो तो घोटाला है बहुत बड़ा स्ट्रीट लाइट्स का, क्योंकि आप देखिए लाइट लगती हैं 3 महीने में खराब हो जाती हैं। हम अपना एक एलईडी बल्ब लाते हैं, उसकी भी कई सालों तक की वारंटी होती है। तो इन स्ट्रीट लाइट की वारंटीज क्यों नहीं है? क्योंकि घोटाला है बहुत बड़ा। स्ट्रीट लाइट के नाम पे करोड़ों रुपए आते हैं, चले जाते हैं, फिर खराब होती, फिर नहीं आती है। तो इसमें कितना कमीशन है ये सब जान ही रहो, 30-40% कमीशन चल रहा है इस वक्त। हाल ही में ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर के एक बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था, ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई थी। हाँ, इस पे मैंने बोला था। शादियों का सीजन चल रहा है इस समय, आप देखें कि शहर जो है शाम को 6 बजे से लेके रात के 12-1 बजे तक के लिए जाम हो जाता है। ट्रैफिक लाइटें बरेली में लगी, और मुझे ठीक से अमाउंट नहीं पता, मगर करोड़ों की फिगर है उसकी जो ट्रैफिक लाइटों पे लगा। मगर अब ट्रैफिक लाइटें बंद हो चुकी हैं ज्यादातर जगह। अब उसमें बीच में उन्होंने पत्थर के बड़े बड़े बैरिगेटिंग लगा दिए हैं, और कहीं पर लोहे की बैरिगेटिंग लगा, उसे इस तरीके की यू टर्न लेके आए, तो यू टर्न पे भी तो जाम लग रहा है। आपने कर क्या दिया? कुछ उस चौराहे का जाम हटा के जाम शिफ्ट कर दिया। तो जाम खत्म करना है, जाम शिफ्ट करना प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। हमारी प्राथमिकता जाम को खत्म करने की होनी चाहिए। जाम तब खत्म होगा जब उसको प्रॉपर प्लानिंग होगी, उसकी रोडें ठीक होंगी, उसका डिवाइडर ठीक होंगे, उसमें गड्ढे नहीं होंगे, उसमें एक स्मूथनेस होगी, तो हमारे जाम कम हो सकते हैं। और अगर पुलिस प्रशासन सिर्फ चालान काट के राजस्व की बढ़ोतरी करने में विचार रखेगा तो उसका कोई फायदा नहीं मिलना है, क्योंकि राजस्व भी जनता के लिए, जनता से ही लेके जनता को वापस करने का काम करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं होता। आप अगर विधायक बनते हैं शहर विधानसभा से, अगर आप विधायक बनते हैं तो आपकी 3 ऐसी प्रमुख प्रायोरिटीज कौन कौन सी होंगी जो आप शहर को देने वाले हैं? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरी बात है। बरेली में शिक्षा के लिए बेहतर स्थान बनाना, चिकित्सा के लिए एक ऐसा कॉलेज बनाना जहाँ गरीब आदमी, आम आदमी, मध्यम वर्गीय व्यक्ति फ्री इलाज प्राप्त कर पाए और विश्व स्तरीय इलाज प्राप्त कर पाए। 2 ये इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा एक ऐसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जिससे बरेली में बाहर का पैसा आना शुरू हो, बाहर के इन्वेस्टर्स आना शुरू हो, ताकि बरेली में बाहर से पैसा आए। जब बाहर से पैसा आता है तभी वो शहर मजबूत हो सकता है, वरना हम लोग आपस में व्यापार करते रहेंगे, यहीं का पैसा यहीं घूमता रहेगा, तो बरेली का विकास नहीं हो सकता। बरेली का विकास तब होगा जब बाहर से पैसा आके बरेली के लोगों की जेब में आएगा और बरेली के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो मेरा मुख्य है शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। इसके अलावा और ऐसी विशेष योजना जो आप चाहते हो कि इसके अलावा विशेष योजना है, जैसे 1380 एकड़ में बना हुआ रबड़ फैक्ट्री है, वो एक वहाँ पे बड़ा स्टेडियम बना हुआ है, और मुझे लगता है जितना मैंने उसे मैंने ड्रोन के माध्यम से पूरी रिसर्च करी थी, तो वो इंटरनेशनल स्टेडियम भर की जगह है। तो एक वहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम आ सकता है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया आ सकता है, वहाँ पे हम और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। उस जगह को हम ऐसे डेवलप कर सकते हैं क्योंकि वो दिल्ली रोड पे है, तो उसे हम ऐसा डेवलप कर सकते हैं कि वो बरेली का एक व्यापार का हब बन जाए, वहां से बरेली को अच्छी अर्निंग होने लगे, बरेली के लोगों को नए रोजगार के अवसर प्राप्त हो पाए। तो शिक्षा, अच्छी शिक्षा हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय मिले, डिग्री कॉलेज मिले, सरकारी लॉ कॉलेजेस मिले, जो भी बेहतर हो सकता है वो मिले। इसके अलावा रोहिलखंड विश्वविद्यालय में जो बेटर हो सकता है उस पर काम किया जाएगा। चिकित्सा पे विशेष रूप से ध्यान करना है, क्योंकि जब आदमी मुसीबत में होता है तो सच्चाई ये है कि जब हम मुसीबत में होते हैं, कोई स्वास्थ्य खराब होता है, तो हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च नहीं जाते, हम सीधे हॉस्पिटल भागते हैं, क्योंकि जान बचाने का काम हमारा हॉस्पिटल करता है। तो हॉस्पिटल को बेहतर करना, हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा मिलना, सरकारी हॉस्पिटल बन के सरकारी सुविधा मिलना जनता को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड करने की हिम्मत हम जैसे आम परिवार के लोगों में नहीं है, गरीबों में नहीं है, किसानों में नहीं है, मजदूरों में नहीं है। जी, बहुत सुंदर विचार हैं आपके। समाजवादी पार्टी का क्या रुझान है 2027 में, क्या नया कुछ? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी, आप उनका 2012 से 17 का कार्यकाल देखिए। उनका पूरा कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ इस बात पे रहा कि हम कैसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। उन्होंने एक्सप्रेसवे बनाए, उन्होंने लखनऊ को कैंसर हॉस्पिटल दिया, बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट दिया जो इंडिया का टॉप मोस्ट था। उन्होंने बरेली में बहुत कुछ दिया, ऐसे ही हर जिले को 100 बेड, 200 बेड, 300 बेड के हॉस्पिटल्स दिए। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे काम हुए। इसके अलावा उन्होंने उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काम किया जिस पे कभी काम नहीं हुआ, जैसे हमारा जेपी एनआईसी वहाँ लखनऊ में बना हुआ है, वो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो धूल फांक रहा है। ऐसे ही तमाम काम, बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया, कन्या विद्याधन देने का काम किया। इसके अलावा इतने काम किए हैं, आप बताइए कि शिक्षकों के लिए बहुत काम किया, शिक्षा को बेहतर करने के लिए बहुत सारे काम किए।
बरेली से लेके बरेली, जैसे बरेली से जिला मुख्यालय तो सारे रोडों को 4 लेन करने का काम किया। ऐसे ही प्रदेश में जितने मुख्यालय थे उनसे कनेक्टिंग जिलों को 4 लेन करने का काम किया। इतने सारे काम किए, उसी पैटर्न पे उनका अभी भी विजन है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट किया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार स्मार्ट मीटर के नाम पे, प्रीपेड मीटर के नाम पे जनता को लूट रही है, वहीं हमारे नेता 300 यूनिट बिजली पहले ही मुफ्त देंगे, जिससे कि आम आदमी की जेब पे बोझ कम पड़े और बोझ खत्म हो करीब के, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा मैनेज करके चलेंगे तो 300 यूनिट के अंदर 300 यूनिट बिजली के अंदर हम अपना काम भी चला सकते हैं। तो एक ये बड़ी बात है। इसके अलावा घोषणा पत्र आएगा, उसमें बहुत सारी बातें होंगी। फ्री वाला लालच तो खैर लालच नहीं, दो बातें हैं। देखिए, हम टैक्स देते हैं, आई एम अ टैक्स पेयर। हमारे टैक्स के पैसे से अगर हमें ही सुविधा नहीं मिले, अब आप इस बहुत अच्छी बात कही आपने, आप बड़े यूरोपियन कंट्रीज में जाइए, वहाँ शिक्षा, चिकित्सा बिल्कुल फ्री है। वहां तो नहीं कोई कह रहा मुफ्तखोरी है। मुफ्तखोरी कहाँ गलत है? जब आप 80 करोड़ लोगों को राशन देने के नाम पे अपनी एक उपलब्धि मानते हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन ले रहे हैं और फिर कह रहे हैं विश्व गुरु बनेंगे। दो अलग अलग बातें हो गई ना। तो शिक्षा और चिकित्सा तो मुफ्त होनी चाहिए, और जो समाजवाद की मूल भाव है उसमें भी जो है ये मुफ्त शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा प्रमुख है। ये हमारा अधिकार है। सरकार का काम है हमें मुफ्त शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा देना। तो मुफ्त देने का काम जो अनाज देना गलत है, या जो राशन देने के नाम पे राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, वो गलत है। मगर शिक्षा चिकित्सा मुफ्त मिलना ये हमारा अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी दावे करती रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अभी महिला आरक्षण बिल जब पारित होने वाला था और उसको रद्द करवा दिया गया, उसके बाद आकर के उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो महिलाओं के हित की बात नहीं कर रहा। असल में अखिलेश जी के पुतले भी फूके गए। कहना नहीं चाहता हूँ बहुत सारी बातें, मगर मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को पहले अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए महिला सशक्तिकरण का। उन्होंने जो महिलाओं के अपने घर में अधिकार हनन करा है, उसे पहले ठीक करना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ने की बात होनी चाहिए। इसके अलावा वो महिला आरक्षण बिल नहीं था, वो क्या था, भारतीय जनता पार्टी एक विशेष प्रकार से परिसीमन करना चाहती थी। वो ये चाहती थी कि एक तो अभी हम लोग वैसे ही बोझ में हैं, 543 हमारे जो सांसद हैं उनके सारे भत्ते हैं, फिर 200 से ज़्यादा राज्यसभा सांसद हैं। अब वो सांसद हो जाते 800, हमारा कितना बड़ा बोझ बढ़ता। प्लस हमारी जो आड़ लेके जो काम कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उस आड़ लिया महिला सशक्तिकरण के नाम पे, मगर काम वो कर रहे थे अपना। तो मतलब कुल मिलाकर भाजपा के लोग वो परिसीमन कराना चाह रहे थे। परिसीमन कराना चाहते, भाजपा के लोग दिखाते कुछ है, करते कुछ है। जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है, और मुझे ऐसा लगता है कि 2027 के चुनाव में 29 के चुनाव का आगाज हो जाएगा। 2027 में योगी आदित्यनाथ की सरकार की विदाई होगी। उसी कड़ी में 2029 में मोदी जी को भी नमस्ते कर देगी जनता, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है, इनके मूल भाव को जान चुकी है, इनके मन को जान चुकी है, इनके कर्म को जान चुकी है। महिलाओं के उत्थान की बात करते हो, मैं क्या बोलूँ, अब मैं बहुत सारी बातें बोलना ही चाहता। जानते हो आप, टीवी मीडिया में हम लोग लगातार देख रहे हैं कि महिलाएं आके क्या क्या बता रही हैं इनके बारे में, तो उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहता। आज एक वीडियो हमने भी देखा जिसमें एक महिला से एम्बुलेंस दिलवाई गई कटनी में, मध्य प्रदेश की कटनी की बात थी ना, है ना, मध्य प्रदेश में कटनी में एक महिला जो अपने पति को लेकर गई, उस महिला से कहा गया कि या तो पैसे दो, और पैसे नहीं दे रहे तो फिर इस एम्बुलेंस की सफाई करो जो खून लगा है उसके। यही तो अमानवीय कृत्य है। इससे ज़्यादा घटिया काम कोई हो सकता है क्या? और इसकी हिम्मत कहाँ से आ रही है? अगर कोई सरकारी कर्मचारी इतनी हिम्मत रख रहा है तो उसे जो पोषण मिल रहा है, उसे जो ताकत मिल रही है, वो सरकार से मिल रही है। और सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ मानवता शर्मसार हो रही है। बरेली का क्या हाल है? बरेली में आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पे सरकारी सुविधाएं देने की बात होती है। वहाँ पे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं हमारे, जैसे हार्ट है और तमाम ऑर्गन्स हैं, उनको डॉक्टर्स नहीं हैं। वहाँ पे उनकी ओपीडी भी नहीं है। ऑपरेशंस भी अब ना के बराबर हो रहे हैं। मोतियाबिंद के ऑपरेशन होने की बात होती है, मगर वो भी ना के बराबर हैं। तो आम आदमी कहाँ जाए? आम आदमी पहले 1000 का पर्चा बनवाए, फिर 25,000 का अपना लेंस पड़वाए, या डॉक्टर के पास जाए। तो गरीब आदमी कहाँ इलाज लेगा? आप बताइए ना, इस बात पे क्यों बात नहीं होती है कि क्यों नहीं अच्छा इलाज मिल पा रहा आम आदमी को? क्यों भाई पैसा दे? और मुफ्त की बात करने का काम वहाँ होना चाहिए। आप बताइए, शराब से आप करोड़ों रुपए का टैक्स ले रहे हैं, वही शराब लोगों के घर तोड़ रही है। आप किस मुंह से लोग राजनीति करते हैं, मैं समझ नहीं पाता। आप क्यों नहीं उनको अच्छी शिक्षा चिकित्सा देना चाहते हो? क्योंकि शिक्षा चिकित्सा तो मूल भाव है ना भाई। लोकतंत्र में मुफ्त शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा मिलने की बात तो है ना, ये तो मूलभूत अधिकार है।
हमें बोलने का अधिकार है, हमें अच्छा पढ़ने का अधिकार है, हमें सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधा पाने का अधिकार है। तो इस पे क्यों नहीं हो रहा है काम? इस पे काम होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी इस बार जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो उत्तर प्रदेश विकास के पथ पे और आगे बढ़ेगा। जी। समाजवादी पार्टी का मैं पूछ रहा हूँ कि बरेली में कैसा चल रहा है अभी, क्या प्लान है सब बरेली में? समाजवादी पार्टी में हमारे इस बार अगर सब कुछ ठीक रहेगा, और मुझे लगता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ध्यान दे रहे हैं बरेली पे, बरेली की राजनीति पे उनकी पैनी नज़र है, अच्छे टिकट मिलेंगे और सब कुछ ठीक रहेगा, तो शायद भाजपा मुश्किल से खाता खोल पाए। हमारे टिकट तो इस बार जिलाध्यक्ष जो है वो बदल दिए गए हैं। हाँ, शुभलेश यादव जी हैं और पुराने नेता हैं, छात्र राजनीति से आए हैं, संघर्ष के रास्ते से आए हैं और उनका एक राजनीतिक पूरा एक इतिहास है। उनकी विचारधाराओं को आप कैसे देखते हैं? अच्छे विचारधारा, अच्छे व्यक्ति हैं और मानवीय मूल्यों का ध्यान रखते हुए राजनीति करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, संघर्ष के रास्ते से, छात्र राजनीति से आए हैं, तो हमारा संघर्ष भी वो जान रहे हैं। तो शुभलेश भाई अच्छे व्यक्ति हैं, उनके माध्यम से बरेली को और सशक्त होगी बरेली की समाजवादी पार्टी। और माननीय श्री अखिलेश यादव जी बरेली के लिए बहुत चिंतित हैं। उन्हें लगता है कि बरेली में हम लोग को और बेहतर काम करना चाहिए, बरेली के लोगों को बहुत पॉजिटिवली काम करना चाहिए और बरेली के उनको उम्मीद है कि कम से कम इस बार 7 से 8 सीटें जीत के दें। अगर हम मयंक शुक्ला जी के व्यक्तिगत फीडबैक की बात करें तो हाल ही में भी एक खबर हमें सुनने को मिली थी कि दैनिक भास्कर का एक सर्वे जो हुआ था जिसमें लोगों ने अपना सुझाव दिया था, उसमें आपको काफी हद तक वोटिंग हुई थी। कितने परसेंट था वो? 84% समर्थन मुझे मिला था। देखिए, दैनिक भास्कर का एक सर्वे हुआ था और उसमें पहले मेरा नाम नहीं था उसमें सर्वे में, बाद में मेरा नाम ऐड हुआ और उसमें मेरे अपने बरेली के लोगों ने, विधानसभा के लोगों ने, मेरे अपने लोगों ने उसमें वोटिंग करी और उसमें मेरे 84% लोगों ने, जो बरेली में टोटल मतदान हुआ सत्ता के विरुद्ध, उसमें 84% लोगों ने कहा कि मयंक शुक्ला को चुनाव का टिकट मिलना चाहिए, मयंक शुक्ला को चुनाव लड़ना चाहिए। मगर ये सर्वे है सिर्फ। हमारा निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लेंगे। अगर वो हमें लड़ाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी और को लड़ाएंगे तो और भी अच्छी बात है। हम पूरी ताकत से उन्हें जिताने का काम करेंगे। जो भी चुनाव लड़ेगा, हमारा मोटिव ये रहेगा कि हम उसे चुनाव जिता के भेजें और बहुत मजबूती से चुनाव जिता के भेजें। तो विषय ये नहीं कि मयंक शुक्ला लड़ेंगे, मयंक शुक्ला ये लड़े ना लड़े, इंडिया गठबंधन बरेली शहर विधानसभा जीत के जाए, ये महत्वपूर्ण बात है। राजनीति के अलावा अगर हम व्यक्तिगत रूप से बात करें तो मोंटी शुक्ला कैसे व्यक्ति है? अब ये तो मैं आकलन खुद नहीं कर सकता, तो आप लोग आकलन करिए। और हम चाहते हैं कि आप खुद ही मुझे शब्द में अगर आप बताना चाहें। मुझे लगता है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि और बेहतर बन पाऊं, जो भी हूं मैं अभी, ये तो आप लोग आकलन करिए, अभी और बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे तो छात्र राजनीति को उत्तर प्रदेश में चुनाव वगैरह, छात्र चुनाव वगैरह बैन किए हुए हैं, क्या लगता है युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? ऐसा है, ये बैन क्यों किया गया है? भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार आंदोलन करती थी, छात्र संघ की मांग करती थी, बवाल होते थे, रोड जाम होते थे, तोड़फोड़ होती थी। क्या वजह है कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई तो विद्यार्थी परिषद खामोश है? क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी सब जगह से छात्र संघ पे लगातार रोक लगा रही है? क्या वजह है कि नई छात्र राजनीति नहीं उभरने दे रही है? क्योंकि जब छात्र राजनीति से कोई नेता निकल के आता है तो प्रॉपर एक पाठशाला से होके आता है, उसे पता होता है कि हमें ज्ञापन कैसे देना है, हमें पुतला कैसे बनाना है, हमें अपनी बात कैसे रखनी है, हमें मीडिया से क्या बात करनी है। पूरा एक प्रॉपर चैनल से आके फिर वो एक परिपक्व नेता बन के आता है जो एक अच्छी लीडरशिप की ओर जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने साजिश के तहत इस काम को किया है कि छात्र संघ बंद करा दिए, छात्र संघ पे रोक लगा दी, छात्र राजनीति पे रोक लगा दी है। मुझे याद है, हम जब छात्र राजनीति करते तो कई बार ऐसे मुद्दे आते थे जिसपे हम लोग सारे संगठन, छात्र संगठन एक हो जाते थे। प्रिंसिपल से आगे घेराव करना है, डीएम से मिलना है, कुछ भी काम करना, हम सारे छात्र संगठन एक हो जाते थे। मैं आज देखता हूँ कि जो प्राचार्य हैं, वीसी हैं, वो अपने लोगों को लगा के छात्र संगठन में आपस में लड़ाई करा देते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे युवाओं के लिए आप? युवाओं के लिए मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जितना हो सके सार्थक रहिए, अच्छे लिटरेचर को पढ़िए, अच्छे नेताओं को फॉलो करिए, सत्संग करिए। सत्संग करना मतलब ये नहीं होता हम सिर्फ किसी आपस में बैठ के अच्छी बात करने को भी सत्संग कहते हैं। और पॉजिटिव रहिए, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, विकास की बात करिए। और ये अंतर्मन में सब जानते होते हैं कौन सही कौन गलत। सही का साथ दीजिए, मजबूती से साथ दीजिए, क्योंकि युवाओं को ही भविष्य बदलना है, भविष्य को बेहतर करना है। बहुत काम करने की जरूरत है भारत देश में, राजनीति में। राजनीति को एक सार्थक दिशा में ले जाने का काम हम युवाओं का ही है। आखिर में मैं ये चाहूँगा कि बरेली की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे?
बरेली की सम्मानित जनता से, जनता जनार्दन से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो 2027 में चुनाव होने जा रहा है, उसमें आप शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और नए विकास के पथ पे ले जाने के लिए बरेली को वोट करिए, समाजवादी पार्टी को वोट करिए, माननीय श्री अखिलेश यादव जी को वोट करिए और हम इस बरेली को बेहतर क्या दे सकते हैं। बहुत जल्दी मैं इसमें एक अपना घोषणा पत्र भी ला रहा हूँ। बरेली को हम कई ऐसी चीज़ें देंगे जिससे बरेली का नाम विश्व पटल पे आएगा। हम बरेली में, लोग विदेश में बैठ के कहेंगे बरेली में वो चीज़ है, तो बरेली का नाम हमें वहाँ तक ले जाना है। और जो हमारे बरेली के खोए हुए कलाएं हैं, जो खोई हुई हमारी चीज़ें हैं, उनको भी उभार के लाने का काम करेंगे। सरकार का काम जनता को सुविधाएं देने का है, जो पिछले काफ़ी समय से लोग भूल गए हैं। जनता को सुविधा देने का काम करेंगे, जनता को बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड पे काम करेंगे और बेहतर शिक्षा चिकित्सा की बात करेंगे। मेरे बारे में क्या फीडबैक देंगे, मुझसे बात करके कैसा लगा? आप तो अच्छे व्यक्ति हैं, भले व्यक्ति हैं और आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि आप अपनी बात मजबूती से रखते हैं और आपके शब्दकोश अच्छा है। और मैं मानता हूं कि आप जैसे युवाओं को भी अगर राजनीति में नहीं भी आना चाहते हैं तो पॉजिटिव थॉट्स के साथ इस पे काम करना चाहिए। थैंक यू सर।